नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका को जो लगा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने के बाद ईरान बिखर जाएगा, वहाँ पे अंदर से कू होने लगेगा, लोग सत्ता को पलट देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद ईरान की जो आवाम है, वो और ज़्यादा सॉलिडेरिटी के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर की विचारधारा के साथ खड़ी हो चुकी है। इसके अलावा ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति में भी एक बड़ा परिवर्तन किया है और मोज़ाक डिफेंस, जिसको डीएमडी भी कहा जाता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस, इसको एक्टिवेट कर दिया है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कि इसका मतलब क्या है, कि अगर जो सेंट्रल कमांड है, जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है पूरे ईरान में, अगर वो भी तहस-नहस हो जाती है, तो भी सेना लड़ती रहेगी। और इस मोज़ाक डिफेंस के अंतर्गत किया ये गया है कि ईरान की सेना को 31 इंडिपेंडेंट कमांड्स में बाँट दिया गया है। यानी कि ईरान में 31 प्रोविंसेस हैं और 31 कमांड में इन सेनाओं को बाँट दिया गया है। और अब ये कमांड किसी बड़े अधिकारी के फ़ोन कॉल का इंतज़ार नहीं करेंगे, अपने डिसीजन अपने स्तर पर ले पाएँगे और अमेरिका और उनके सहयोगियों पर अटैक कर पाएँगे, रिटेलिएट कर पाएँगे। तो आइए बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये मोज़ेक डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे ईरान ने अपने 20 साल के अनुभव में ये चीज़ सीखा है कि अगर उनके हेडक्वार्टर पे हमला होता है, उनका मुख्यालय नष्ट किया जाता है, तो एक झटके में पूरी की पूरी सेना को अपंग बनाया जा सकता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स है, उसको 31 स्वतंत्र इकाइयों में बदल दिया गया है, जो ईरान के 31 प्रांतों के हिसाब से काम करेगी। यानी अब हर प्रांत के कमांडर के पास टोटल फ्रीडम होगी कि उसे कब, कहाँ और कैसे हमला करना है। अगर तेहरान के साथ कम्युनिकेशन कट भी जाता है, तब भी ये स्वतंत्र इकाइयाँ महीनों तक इंडिपेंडेंट रूप से अपना डिसीजन ले सकती हैं, लड़ सकती हैं। इनके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने ड्रोन्स हैं, अपनी सप्लाई है। यानी कि ये एक ऐसा जाल है पूरे ईरान में, ईरान के 31 प्रांतों में, कि ऐसा नहीं होगा कि आप ईरान की राजधानी को गिरा दें, तेहरान को गिरा दें, तो हर जगह से लड़ाई रुक जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये इज़राइल और अमेरिका की सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और इन स्वतंत्र टुकड़ियों ने अपना काम भी करना शुरू कर दिया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कतर का जो अल उदैद बेस है, इसके अलावा बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, इसके अलावा यूएई के अल धफ्रा एयर बेस को निशाना बनाया गया है। और ये हमला किसी एक जगह से हो नहीं रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 31 टुकड़ियां हैं वो स्वतंत्र काम कर रही हैं। ईरान के अलग-अलग कोनों से एक साथ इस पे हमला किया जा रहा है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा जा रहा है और इन अटैक्स को रोक नहीं पा रहा है। और ईरान का अग्रेसन लगातार बढ़ता जा रहा है। रणनीति ये लोग अपनी चेंज कर रहे हैं। पहली बार सुनने में ये भी आ रहा है कि इस युद्ध में फतह 2 जो उनकी मिसाइल है हाइपरसोनिक, उसका इस्तेमाल किया गया है। हालाँकि अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि इसका इस्तेमाल एग्ज़ैक्टली हो गया है या नहीं, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ईरान ने अपनी इस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का इस्तेमाल जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनके खिलाफ किया है। और फतह 2 की खासियत ये है कि पहली बात, ये मैक 15 की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी कि आवाज़ की गति से 15 गुना तेज़। और इसकी तेज़ रफ्तार और हवा में दिशा बदलने की क्षमता के कारण इसको इंटरसेप्ट करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले बंकरों को टारगेट करने के लिए किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकारा है कि इस हमले में कई अमेरिकी कर्मियों की जान गई है, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ईरान की मारक क्षमता अब पहले से कई गुना ज़्यादा घातक हो चुकी है। और ईरान के इस मोजिक वारफेयर का सबसे बड़ा असर, जो सबसे खतरनाक असर दिखेगा, वो खुद खाड़ी के देशों की सुरक्षा पर होगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी देश अमेरिका को अपना बेस इस्तेमाल करने देगा, वो सब ईरान का दुश्मन माना जाएगा, उनके बेस पर अटैक होगा। और इसी चेतावनी के तहत बहरीन हो, कुवैत हो, यूएई हो, इन सारे देशों में धमाके सुनाई दे रहे हैं। जहाँ पे भी यूएस का बेस है उसको टारगेट किया जा रहा है। दुबई और दोहा जैसे शहर जो अपनी लग्जरी और अपनी शांति के लिए जाने जाते हैं, वहाँ से मिसाइलों और ड्रोन के मलबे दिख रहे हैं। दुबई के बुर्ज अल अरब और फेयरमोंट द पाम जैसे होटलों के पास आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और इससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई का संकट सामने आ रहा है और बहुत जल्द तेल की कीमतें भी आसमान छूने वाली है। और निवेशक जो मिडल ईस्ट में अपना पैसा लगाए हुए हैं, वो पैसे को निकालने का सोच रहे हैं। और ईरान का मकसद साफ है कि सामने जब सुपर पावर है, जब हम उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकते हैं, तो दुश्मन को युद्ध ही इतना महंगा कर दो कि वो खुद ही पीछे हटने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में कहा था कि ईरान ने पिछले 2 दशकों से अमेरिका की अफगानिस्तान और इराक में जो गलतियां हुई हैं, उसको बारीकी से अध्ययन कर रहा है। और उन्हें उनके हिसाब से अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो एक क्विक वार चाहता है कि जल्दी से जाओ, बम गिराओ, जीत का झंडा लहराओ और निकल जाओ। लेकिन ईरान अमेरिका को इस समय लॉन्ग वार में खींच रहा है। और मोजिक डिफेंस सिस्टम का दरअसल सिद्धांत भी यही है कि डेथ बाय या थाउजेंड कट्स, यानी कि छोटे छोटे हमलों से दुश्मन को इतना थका दो कि उसका हौसला ही टूट जाए। अफगानिस्तान में तालिबान ने यही किया था और अब ईरान भी इसे एक टेस्ट लेवल पर कर रहा है, आधुनिक मिसाइलों और ड्रोनों के साथ।
यानी आप कह सकते हैं कि ये एक असिमेट्रिक वारफेयर है, जहाँ एक कम शक्तिशाली देश, कम शक्तिशाली सेना अपनी सूझबूझ और अपनी भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर सुपर पावर को चुनौती दे रही है। और खेमनेई की मौत के बाद ईरान के भीतर क्या चल रहा है, इसको भी समझना ज़रूरी है। हालाँकि आपको पता है 40 दिनों के लिए शोक की घोषणा की गई थी, लेकिन केवल शोक नहीं चल रहा है, पर्दे के पीछे आईआरजीसी अपनी पकड़ को, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन और जो अन्य टॉप अधिकारी हैं, जो भी बचे हुए हैं, फिलहाल एक ट्रांजिशनल काउंसिल का हिस्सा बने हुए हैं। और जिस तरीके से अमेरिका को या इज़राइल को उम्मीद थी कि ईरान के लोग सड़कों पर आकर बगावत करेंगे, खेमनेई की मौत का जश्न मनाएँगे और इवेंचुअली इसी समय सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हो बिल्कुल इसका उल्टा रहा है। तेहरान के एन्क्लेव स्क्वायर में हज़ारों लोग काले कपड़ों में, जो बच्चियाँ स्कूल में मरी थीं, उनका मातम मनाते हुए दिख रहे हैं। और अगर अमेरिका ने, ट्रंप ने थोड़ा-सा इतिहास देखा होता, तो उन्हें भी पता चलता कि ईरान एक ऐसा देश है, जो संकट के समय अक्सर एकजुट हो जाता है। और यही कारण है कि जो मोज़ेक डिफेंस सिस्टम अपनाया गया है, ये केवल एक सैन्य रणनीति नहीं है, ये एक सामाजिक रणनीति का भी हिस्सा है, उसके तौर पे भी देखा जा रहा है। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट सारी सेनाओं को अपना पावर मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ईरान की जो सेंट्रल पावर है, उसको भरोसा है कि उनकी सेनाएँ, जैसा ट्रंप कोशिश कर रहे हैं या ट्रंप चाह रहे हैं, सरेंडर नहीं करेगी, विद्रोह नहीं करेगी। यहाँ पे स्थानीय जनता और जो बासिज मिलिशिया हैं, वो एक रक्षा चक्र ईरान के लिए बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल कि क्या ये युद्ध धीरे-धीरे परमाणु की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि अमेरिका और इज़राइल ने जो दावा किया था कि उनके हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना है, वो एक तरीके से खारिज हो चुका है। क्योंकि आईएईए का कहना है कि अभी तक किसी भी परमाणु साइट को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। हालाँकि ईरान अपनी ओर से कह रहा है कि एक साइट पे उनके नुकसान हुआ है। अब सच्चाई क्या है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ का वर्ज़न अलग है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ईरान को लगेगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है, तो वो जो मोज़ाक डिफेंस सिस्टम है, उसके अंतिम चरण यानी कि सुसाइडल एस्केलेशन की ओर बढ़ सकता है। ट्रंप की जहाँ एक ओर अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, वहीं दूसरी ओर ईरान की भी अपनी इस्लाम फर्स्ट की विचारधाराएँ हैं, और जब ये आपस में टकराएँगी, तो इवेंचुअलिटी बहुत बुरी हो सकती है। खैर, आपको क्या लगता है, ये युद्ध कहाँ जाके रुकेगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़, ऐसे और भी अपडेट हम आपके सामने ला पाएँ।